नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। अब देखिए, ये कोई बोरिंग कानून की किताब नहीं है। असल में ये भारत में होने वाले हर बिजनेस और हमारी पर्सनल जिंदगी में किए जाने वाले हर वादे की रीढ़ की हड्डी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आज कोई वादा किया गया? शायद किसी दोस्त से मिलने का या किसी सहकर्मी से कोई काम टाइम पर पूरा करने का। हम सब हर दिन न जाने कितने ही वादे करते हैं, है ना? अक्सर बिना सोचे समझे। लेकिन मजे की बात यह है कि कानून की नज़र में इनमें से कुछ छोटे छोटे वादे भी बहुत बड़ी डील साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हम सुबह की कॉफ़ी खरीदते हैं या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, यहाँ तक कि जब बस में भी चढ़ते हैं, तो हम अनजाने में ही एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ये ऐसे अदृश्य समझौते हैं जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को चलाते हैं और हमारे चारों ओर कह सकते हैं कि सुरक्षा और भरोसे का एक जाल बुनते हैं। तो चलिए इस कानूनी दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में होता क्या है। तो ये है इसकी कानूनी परिभाषा, जो सीधे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 ऑफ एच से आती है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसे कानून द्वारा लागू किया जा सके। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं दो शब्दों पर टिका है, एग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सेबिलिटी, यानी कानूनी तौर पर लागू होना। तो सवाल यह है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट हो। फाउंडेशन से लेकर छत तक हर एक चीज का सही जगह पर होना जरूरी है, तभी तो पूरी बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रहेगी। और उस ब्लूप्रिंट का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, एक अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, और बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि एक अग्रीमेंट असल में बनता कैसे है। देखिए, ये एक पूरी जर्नी है, एक पूरा प्रोसेस। सब कुछ शुरू होता है एक ऑफर से, जिसे हम प्रस्ताव भी कहते हैं। जब दूसरा इंसान उसे स्वीकार कर लेता है तो वो एक वादा बन जाता है। फिर जब इसमें कंसिडरेशन मतलब लेन देन का एलिमेंट जुड़ता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और आखिर में जब कानून इस एग्रीमेंट को अपनी ताकत देता है, तब जाकर ये एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इस सफर का पहला कदम है ऑफर। और ये सिर्फ कोई कैजुअल सुझाव नहीं है, ये किसी काम को करने या न करने की इच्छा का एक बिल्कुल साफ इशारा है, जिसका मकसद होता है दूसरे की सहमति लेना। जैसे, मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। ये क्लियर ऑफर है। अगला स्टेप है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। और ये ऑफर की मिरर इमेज जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा ऑफर था। कोई बदलाव नहीं, कोई नई शर्त नहीं। अगर शर्तों में कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं, बल्कि एक नया ऑफर या कह लीजिए काउंटर ऑफर बन जाता है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के दिल पर, यानी कि कंसिडरेशन पर। लैटिन में एक कहावत है, क्विड प्रो क्वो, जिसका सीधा सा मतलब है कुछ के बदले कुछ। ये वो कीमत है जो दोनों पार्टियां एक दूसरे को देती हैं। ये पैसा हो सकता है, कोई सामान, कोई सर्विस, या फिर कुछ न करने का वादा भी हो सकता है। तो चलिए, एक अग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर मजबूत है? क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा? आखिर वो कौन सी खास चीजें हैं जो एक आम से अग्रीमेंट को एक मजबूत, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती हैं? एक्ट का सेक्शन 10 हमें बताता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या-क्या जरूरी है। सबसे पहले एक वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर जो पार्टियां इसमें शामिल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर की हो और उनका दिमागी संतुलन ठीक हो। सबसे जरूरी फ्री कंसेंट, यानी आजाद सहमति होनी चाहिए। और आखिर में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही कानूनी तौर पर सही होने चाहिए। चलिए जरा इस फ्री कंसेंट वाले पॉइंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर किसी की सहमति जोर जबरदस्ती, गलत दबाव, धोखेधड़ी या गलत बयानी से ली गई है तो उसे फ्री नहीं माना जाता। मतलब किसी से बंदूक की नोक पर साइन करवाना और किसी का अपनी मर्जी से साइन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क समझने वाला है वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच। एक वॉइड अग्रीमेंट वो है जो शुरू से ही, मतलब बिल्कुल शुरुआत से ही गैर कानूनी है, जैसे किसी नाबालिग के साथ किया गया अग्रीमेंट। वहीं दूसरी तरफ एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक कि वो पार्टी जिसके साथ जबरदस्ती या धोखा हुआ है उसे कैंसिल करने का फैसला ना कर ले। मतलब उसके पास एक ऑप्शन होता है। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, जब कोई अपना वादा तोड़ देता है, जब एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट जाता है,
तो कानून क्या रास्ते दिखाता है? इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तब होता है जब कोई पार्टी बिना किसी वैलिड कानूनी वजह के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। मान लीजिए एक बिल्डर को घर बना के देना था, पर उसने टाइम पे काम पूरा नहीं किया। जब ऐसा होता है तो जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसके पास कई कानूनी रास्ते होते हैं। वो नुकसान के लिए मुआवजे यानी डैमेजेस के लिए केस कर सकती है, या कोर्ट से दूसरी पार्टी को अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर करने को कह सकती है, या फिर पूरे सौदे को ही रद्द करवा सकती है। देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत। हर रिश्ते की तरह इसे भी खत्म होना होता है। तो आइए देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मली खत्म कैसे होता है। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हुए सारे अधिकार और सारी जिम्मेदारियां अब खत्म हो चुकी हैं। दोनों पार्टियां अब आज़ाद हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट कई तरीकों से खत्म हो सकता है। सबसे कॉमन और सबसे अच्छा तरीका तो है परफॉर्मेंस से, मतलब सबने अपना अपना काम कर दिया, बात खत्म। इसके अलावा आपसी सहमति से, या काम का नामुमकिन हो जाने पर, या फिर बस टाइम लिमिट खत्म हो जाने पर भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है। ये बिजनेस में और हमारी सोसाइटी में भरोसे की बुनियाद है, उसकी पूरी वास्तुकला है। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि वादे सिर्फ खोखले शब्द न रह जाएं, बल्कि ऐसी मजबूत जिम्मेदारियां बने जिन्हें निभाया जा सके। तो इस जानकारी के साथ ये सोचने वाली बात है, जिंदगी में ऐसा कौन सा वादा है जिसे शायद एक फॉर्मल शक्ल देने की जरूरत है, ताकि वो सिर्फ एक वादा ना रहे बल्कि एक मजबूत कानूनी बुनियाद बन जाए।